मैं ईमानदारी से कहता हूं, कल एक थोड़ा सा वहां पे है, जाने वाले हैं जो छात्र नेता हैं दिलीप जी, तो आपको घर में रोने से बेहतर है, तकलीफ खुद को देने से बेहतर है कि कल कम से कम सहयोग कीजिए। वहां जाके करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना, बस अपनी आवाज को जाकर वहां पे प्रेजेंटेशन देना है। जिन लोगों का नहीं हुआ है, आप वहां जाइए, मैं खुद आपको कह रहा हूं, क्योंकि ज्यादा संख्या में जब जाता है ना, तो जो आपके हक की मांग कर रहा है उसको भी एनर्जी आता है। मानते हैं इस बात को? ताकि आगे आने वाले टाइम में आपके साथ में कुछ गलत ना हो सके। आप वहां एकदम जाइए, यही ना होगा 1-2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा समय जाएगा, लेकिन वहां जाइए, वहां आपको जाने का हक बनता है। बाकी अगर आपको लगे कि नहीं हमको शिकायत करना जिंदगी से, परिवार से, अपने किस्मत से, तो आप कोस सकते हैं घर में बैठ के। लेकिन फिर भी एज ए टीचर होने के नाते हम जरूर कहेंगे सबको, 68 वाले भी 67 वाले भी, दोनों जाइए वहां पे। कहीं लिखा हुआ नहीं कि 67 है 68 है 69, पता नहीं 72 में भी नहीं होगा आपका। इसलिए अपनी हक को वहां रखिए, गलत हो गया है इसमें कोई शक की बात नहीं है, और ऐसा वैसा गलत नहीं हुआ है, इसे कम से कम वहां जरूर जाइए। खैर आइए, हिस्ट्री को लेके हम लोग चल रहे हैं। हिस्ट्री एक ऐसा सेगमेंट है, हाथ हटाइए ना, मोबाइल बंद कर दीजिए, मेरे क्लास में मोबाइल बंद कीजिए। हिस्ट्री एक ऐसा सेगमेंट है जहां से आसानी से 3 क्वेश्चन हम उठा के लेके चले जाएंगे 6 में। हिस्ट्री में नंबर नहीं आने के एक वजह, ओनली एक वजह, हम कहानी लिखते हैं। बस कहानी लिखना बंद कर दें, हिस्ट्री में नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन तो बन ही जाता है, 95% स्टूडेंट से हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता है। उसको पता होता है क्या क्वेश्चन पूछा और क्या इसका आंसर होगा। जब लिखने बैठते हैं तो फ्लो 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 में इतना ज्यादा भाग जाता है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कहानी लिख रहा हूं या टू दी पॉइंट लिख रहा हूं। बस मुझे यही रोकना सामने आके आपका, कि जो आप ट्रैक पे दौड़ रहे हैं वो ट्रैक आपको सही रास्ते पे ले जाएगा या नहीं ले जाएगा। जब भी हम कोई क्लास नया स्टार्ट करते हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं एज ए टीचर हूं फिर भी मैं आपको कर रहा हूं कि हर एक टीचर से यह कहा जाए, सर आप अपना पहले सिलेबस बताइए कि आप 20 दिन में हमें क्या पढ़ाइएगा, कितने दिन में कंप्लीट होगा, और क्या आपकी पूरी की पूरी रणनीति होगी। जब तक ये पता नहीं है तब तक आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहां जी, सामने वाला कहां ले जाएगा आपको कोई पता नहीं है। स्टेशन चले गए, साहब मुझे जाना है, अरे भाई कहां जाना है, साहब मुझे जाना है, तो बोलेगा ट्रेन है जाओ चढ़ जाओ, कोई ना कोई ट्रेन कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद वो ट्रेन जहां तक जाएगा बस ट्रेन को पता है, आपको कोई पता नहीं है। होना चाहिए निक कि जो भी टीचर आ रहे हैं कैसे पढ़ाएंगे, क्या उनका सिलेबस होगा, और जब उनके सिलेबस को देखने के बाद एक बार जाके मिला लें क्वेश्चन बैंक से, क्या वाकई में इनका सिलेबस इस क्वेश्चन बैंक से टच करता है या नहीं, जो पिछले 5 साल 7 साल में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये बनता है एक नैतिक जिम्मेदारी आपकी या नहीं बनती है? या बस बड़ी संस्था में जाके बैठ गए, काम खत्म हुआ, अच्छा टीचर है और सुजीत सर है, अरे जो पढ़ाएंगे अच्छा ही पढ़ाएंगे, लड़वा देते हैं क्वेश्चन, ये क्या मतलब हुआ? अंधविश्वास वाली बातें। पहले तो सिलेबस बता दो मुझे, है ना, बाकी आपकी इच्छा। आइए एक नजर पहले क्वेश्चन पे डाल देते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आपके पास में आ जाए। डबल एओ का क्वेश्चन है, अभी 1 महीना पहले गुजरा है, एक बार क्वेश्चन पे एक नजर से निगाहें डाल देते हैं तो आपको पता चल जाएगा वाकई में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारा सिलेबस है, जो हम पढ़ाएंगे और जिस स्टाइल में हम पढ़ाएंगे, क्या वाकई में 20 दिन में कंप्लीट होगा? 20 दिन में हम उस लायक बनेंगे कि यहां से कम 100 नंबर मिल सके मुझे, विरासत में नहीं मेहनत में। 114 नंबर है ना, 38 नंबर के 3 क्वेश्चन है ना, 114 नंबर है ना, 114 में 100 नंबर आपका आना चाहिए। आइए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। जनजातीय आंदोलन के नीचे से उभरते इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी के भारत में चले आंदोलन के लक्ष्यों के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन हाई तौबा मचा कर रख दिया मार्केट में, जब देखिएगा तो मात्र 4 क्वेश्चन 4 ऑप्शन। सबसे लास्ट में कौन नीचे सर झुकाए हुए हैं? आपका सिलेक्शन नहीं हुआ क्या? तो इधर आइए ना प्लीज, 1 सेकेंड आइए, मेरे क्लास में आइए ना, यहां उसके बाद सर झुकाइएगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए जनजातीय आंदोलन, पहले पूछता था संथाल और मुंडा, डायरेक्ट आपसे पूछता था और डायरेक्ट जवाब देके आप चले आते थे, कारण परिणाम स्वरूप प्रभाव ये करके अपना आराम से निकल के चले आए लिख के कहानी। अब यहां देखिए क्वेश्चन, हम जानते हैं आपको कुछ नहीं आता, हम यही सोच के आपको बता रहे हैं कि आप 0 बटे सन्नाटा बैठे हुए हैं,
बस क्वेश्चन से आपको समझ जाना चाहिए, अच्छा ये क्वेश्चन करा, बस इतना मुझे करना है। जनजातीय आंदोलन के नीचे से उभरते इतिहास, यानी जनजातीय आंदोलन का जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट इन द सेंस अगर देखें तो सीधे कहां चला जाएगा? भू राजस्व बंदोबस्त। याद आया? वहां से इसको शुरू करना, भू राजस्व बंदोबस्त, जिसमें अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, वहां से शुरू होगा और वहां से सब कुछ में टैक्स लगना शुरू होगा। और वो टैक्स धीरे 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 लोगों की आर्थिक स्थिति को क्या कर देगा? चौपट कर देगा। और जब चौपट करेगा तो क्या किसान, क्या जनजाति, सारे लोग क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होना शुरू हो जाएगी। जब कमजोर होना शुरू हो जाएगी तो सबके सब क्या हो जाएंगे? उग्र होना शुरू करेंगे। और जब उग्र होना शुरू करेंगे तब अपनी हक की मांग मांगेंगे। जब हक की मांग उनको नहीं दी जाएगी तो क्रांति शुरू हो जाएगी। यहां से नीचे से उभरता हुआ इतिहास होगा। 19वीं शताब्दी में भारत में चले आंदोलन के लक्ष्य और स्वरूप, और 19वीं शताब्दी में जितने भी आंदोलन चले हैं, जहां से उठाना उठा लीजिए, चाहे जितने भी जनजातीय विद्रोह हो, किसान विद्रोह हो, 1857 का विद्रोह हो, उन सब के स्वरूप को बस लिख देना। कितना आसान तो है। यही आपका क्वेश्चन है। बस पता हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ के आराम से। कोई दिक्कत? थोड़ा तेजी से चले। दूसरा क्वेश्चन, क्या आप समझते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था? बिहार में इस आंदोलन की प्रगति पर प्रकाश डालिए। भारत छोड़ो आंदोलन बताने वाली बात है क्या? कोई लिख दे तो होगा, सब जानता है। आत्मनिर्भर आंदोलन, जो जहां हो, जिस स्वरूप में हो, क्योंकि 8 अगस्त की रात हो चुकी है, ऑपरेशन जीरो आवर शुरू हो चुका है। सारे नेताओं को, सारे क्रांतिकारियों को उठा लो और उठा के जेल में बंद कर दो। गांधी जी पहले ही ग्वालियर टैंक से बोल चुके हैं कि पता नहीं कल की सुबह हम देखें या ना देखें, तुम लोग अपने विश्वास पे युद्ध करना, क्रांति करना, अपने हक की मांग करना। अगर तुम जिंदा रहोगे तो देश को आजाद देखना है। इस बार ऐसा ना हो जाए कि तुम जिंदा रहो और देश हमारा गुलाम हो, यानी डू एंड डाई, करो या मरो। वही क्वेश्चन तो पूछा है और इसका पूरा का पूरा प्रभाव आपको बिहार में बताना है। कौन सा बड़ा क्वेश्चन है? क्लियर? तीसरा नंबर क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन में मानवतावाद का विश्लेषण कीजिए। टैगोर साहब पे चला गया है, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर का मानवतावाद। मानवतावाद का मतलब क्या होता है? कई बार आपको क्लास में भी मैं बोल चुका हूं। मानवतावाद का सीधा सा मतलब होता है कि मानव कि दुख दर्द के बारे में बताना, समझाना, उस पर प्रकाश डालना, उसकी दर्द को खुद के दर्द समझना। फॉर द एग्जाम्पल, जितनी प्रथाएं थी, क्या इस प्रथाओं के पीछे क्या दर्द नहीं होता? क्या आज आपका दहेज प्रथा है, आपको दर्द नहीं होता? नहीं होता सुजीत सर, क्योंकि हम ऑफिसर बन गए, हम दहेज ले लिए हैं। अपनी दीदी का शादी करके देखो। अरे दहेज लेके अगर कर दे तो सही है, दहेज के बाद फिर दहेज मांग रहा है, फिर चाहे वो गाड़ी के रूप में हो, पैसा के रूप में हो, जमीन के रूप में हो, कर्ज के रूप में हो, वो हर बार आपके मम्मी पापा से मांगता। क्या आपको तकलीफ नहीं लगती है? होटल बनाकर आपका घर रख देता है, हर 7 दिन के बाद आपके घर पहुंच जाता है, आपको तकलीफ नहीं होती है? होटल बनाकर रखे हैं। कोई बोलेगा नहीं अपने परिवार को, भाग जाएगा तो आएगा नहीं दोबारा, इस बात को ध्यान रखना। अब आप, एक तो ये है रंग भेद नीति, क्या आपको अच्छा लगता है? क्या आपको कोई नाटा बोलता तो अच्छा लगता है? क्या ये सही है? क्या अभी सक्सेस और अनसक्सेस में भी कोई कह दे हमें पास करो मैं, क्या ये अच्छा है? क्या ये भेदभाव नहीं है मानव के साथ? बहुत ऐसे बातें हैं जहां पे ये भेदभाव है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से हो गए, शहरी क्षेत्र से हो गए, क्या भेदभाव नहीं होता? क्या लड़की, अच्छा लड़की है, हम लड़का है, क्या ये सही है? क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या ये मिटनी नहीं चाहिए प्रथाएं? बिटिया है तो क्या है, आगे नहीं बढ़ सकती है? बस ये पूरा का पूरा प्रकाश जो है मानवतावाद पे और आने वाले टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन पूछा था, कौन सा ही पहाड़ वाला क्वेश्चन था जो नहीं बता सके? जितना चाहो उतना लिख दे, मानवतावाद तो अंत ही नहीं होगा। जो सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन से शुरू करेंगे, चंपारण तक खींचेंगे। चंपारण क्या, अभी प्रेजेंट टाइम तक लेके खींचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मौर्य कला की प्रमुख विशेषता का विवेचना कीजिए। बताने की कोई जरूरत ही नहीं इसमें, कला वाला सेक्शन। ये 4 क्वेश्चन है, 4 में क्या 3 क्वेश्चन भी नहीं हिलने वाला, अगर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन।
मैंने कुछ नहीं आपको बताया, मैं तो आज एक क्लास भी आपका नहीं लिया हूं। हो गया क्लियर? आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ऑडिटर, थोड़ा आप तेजी से चल जाते हैं। ऑडिटर में देखिए, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ विकास का वर्णन कीजिए। वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। दे देंगे पीडीएफ, मत लिखिए, लिखिए नहीं, सारा पीडीएफ जो यहां पढ़ाएंगे सारा पीडीएफ हम आपको दे देंगे। पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ विकास, वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में आपका चैप्टर है, आप जाकर देख लीजिए, अभी आपको दिखाएंगे। बस क्वेश्चन आप दिमाग में रखिए ताकि जब सिलेबस हम खोलें तो आपके दिमाग में आ जाए, हां ये टकरा गया इससे, ये इसमें टकरा रहा। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए। क्या ये भारी क्वेश्चन है? क्लास हॉल में आग लग जाए लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरसा आंदोलन के कारण और परिणाम का परीक्षण कीजिए। डबल एओ में बोल रहे थे ना, जनजातीय विद्रोह पहले बता रहे थे ना कि पहले होता था डायरेक्ट मुंडा या बिरसा से पूछा जाता था, संथाल से पूछा जाता था। अब यहां पे क्या है, डायरेक्ट पूछ दिया बिरसा आंदोलन के कारण और परिणाम के। क्या नहीं बता पाइएगा? लेकिन अभी भी जो नए होंगे वो नहीं जानते होंगे कारण और परिणाम के पीछे इसका गेम क्या है। जो पुराने होंगे वही समझ रहे होंगे, नए वाले नहीं समझेंगे। आइए नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। वहां पे याद कीजिए टैगोर जी के बारे में, टैगोर जी के बारे में पूछा और यहां पे गांधी जी के बारे में पूछा, तो नेक्स्ट टाइम आने वाला समय में नेहरू जी इंपॉर्टेंट है, बना के रखिएगा पूरी तरीके से कमर कस के। क्लियर है? आइए, मौर्य कला की मुख्य विशेषता का परीक्षण फिर से रिपीट। आपके टाइम में पाल कला रहेगा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। हालांकि मौर्य कला कई दिनों से पूछा नहीं है तो इसलिए वो तो चर्चा का विषय है ही है। पढ़ा तो हम सब देंगे आपको, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना, बस इन पे ध्यान रखना आपको, यही है आपका क्वेश्चन। आइए छठा नंबर क्वेश्चन में है, यहां पे संथाल विद्रोह, मुंडा वहां पूछ दिया था, संथाल यहां आके पूछ दिया इसी क्वेश्चन में। तीसरा नंबर में दूसरा चंपारण सत्याग्रह जो आज पढ़ाने वाले 1917 में। नेक्स्ट जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के भारतीय संस्कृति पे, वहां मानवतावाद पे, यहां संस्कृति पे। तैयार रहिए कमर कस के, कोई समस्या नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सीडीपीओ का क्वेश्चन। आइए थोड़ा सीडीपीओ में भी घूम के देख लेते हैं क्या तमाशा रहा है। 1857 के संथाल विद्रोह के कारणों, परिणाम और महत्व का उजागर कीजिए। 1857 में संथाल विद्रोह समाप्त हुआ, उसके बाद ही शुरू होता 1857 की क्रांति होती है। इस समय जो है डलहौजी रहता है गवर्नर। में संथाल बोल रहे हैं, डलहौजी 1857 में नहीं रहेगा, उससे पहले संथाल की बात कर रहे हैं हम। संथाल में डलहौजी है, आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बारे में बात करना, कारण, परिणाम, महत्व तीनों को उजागर करना। यानी कि फिर से क्या है, जनजातीय विद्रोह तीनों में इंपॉर्टेंट है, तो चौथा में क्यों ना उम्मीद हम करूं। आ तो गया, मिल तो रहा आंसर। तीन तो क्वेश्चन हमको बनाना है, मात्र खेल खत्म करूं तमाशा। कंटिन्यू पूछा जा रहा, तीन तीन एग्जाम का दे रहे हैं आपको, एक दो का नहीं दे रहे हैं। डबल एओ, ऑडिटर, सीडीपीओ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन बिहार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। पिछले में भी पूछा था डबल एओ में, फिर से एक क्वेश्चन रिपीट। नहीं समझ रहे हैं क्या? तो कभी ऐसे से भी किया कीजिए ना, है ना, साथ में दीजिएगा सुर, तब ना अच्छा लगेगा बोलने में। नेक्स्ट है पटना कलम, चित्रकला का विस्तार से विवेचन कीजिए। अभी तक मौर्य चल रहा था, अब पटना कलम आ गया। यानी कला हर में इंपॉर्टेंट है, कलाकारी आपको करना ही करना है, कला का सीजन छोड़ना नहीं है, आराम से बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कंटिन्यू चल रहा है, तैयार रहिए कमर कस के, आप में आ रहा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह, फिर से रिपीट है। पाल कला आ गया है, मौर्य भी आ गया, पटना कलम भी आ गया, पाल भी आ गया। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका, फिर से रिपीट। गांधी जी चर्चा में है, स्वतंत्रता संग्राम चर्चा में है। इसे पढ़ने वक्त सोच समझ के पढ़िएगा, हल्के में मत लीजिएगा, ऐसा पढ़ लीजिएगा कि आराम से वहां लिख के आए और खूब सारा नंबर आ सके। आइए नेक्स्ट है शैक्षणिक विकास में टैगोर की भूमिका। टैगोर साहब तो अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं, तीन के तीनों में, चाहे वो मानवतावाद की बात आ जाए
या फिर शिक्षण संस्था की बात, शिक्षा की बात आ जाए, एक और था सांस्कृतिक कला की बात आ जाए, तीनों में चर्चा। इसलिए टैगोर जी को इस बार पैर पकड़ लीजिए, आ रहे हैं। जो आएंगे उनका पैर पकड़ेंगे ना। अब हमारा सिलेबस पे आते हैं। ये अब तक के क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। अब तक का मतलब अब तक का नहीं, अभी पिछले एक महीने में जो एग्जाम हुए उन सब के क्वेश्चन आपके सामने मैंने मेंस का रख दिया। चले आगे, थोड़ा सा सिलेबस पे एक नजर डालते हैं। कैसे पढ़ाइएगा, क्या पढ़ाइएगा, क्या आपका सिलेबस रहेगा, एक नजर सब दे देंगे। कोई लिखेगा कुछ नहीं मेरी क्लास में, सारा का सारा पीडीएफ रहेगा, नीचे से जाकर उठा लीजिएगा। क्योंकि यहां पे रहिए, एक सेकेंड। प्रमुख विचारक, महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछा था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी पे तो लगातार पैर पकड़ने वाली हालत था। यहां से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा था। अन्य में आपके बहुत सारे हैं, लोहिया जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, श्री कृष्ण सिंह हैं, है ना, राजेंद्र बाबू जी हैं, वो सब तो होगा ही होगा। लेकिन इस बार फोकस हम देख रहे हैं, क्वेश्चन के पैटर्न को जब देख रहे हैं तो देख रहे हैं इसी तीनों के इर्द गिर्द घूम रहा है, और खास करके ये दोनों के इर्द गिर्द। तो जो इर्द गिर्द घूम रहा है, नाखून मत काटिए, क्लास में है, आराम से बैठिए साइड में। हाँ, आप ही को कह रहे हैं, नाखून तो ऐसे ऐसे तोड़ रहे हैं, अभी इधर उधर देख रहे हैं कि किसको बोल दिए सर, आइए इधर। चलिए, इन पे ध्यान रखना है, ये तीनों हमें कंप्लीट करना है। तो ये तो प्रमुख विचारक हुए। आइए नेक्स्ट में चलते हैं, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी में क्या पढ़ना है वो भी आपको दिखा देते हैं। सत्य और अहिंसा के विचार पे पढ़ना है, थोड़ा तेजी से चले ताकि कंप्लीट कर दें। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचार पे पढ़ना है। सामाजिक सांस्कृतिक विचार में जाति, धर्म, वर्ण, अपक्षता। नेक्स्ट जो है स्वदेशी अपनाओ, बिहार में जन आंदोलन की भूमिका, जो क्वेश्चन वहां से पूछा गया था, जो बार बार 2-3 क्वेश्चन आप देखें, बिहार में भूमिका, बिहार में जन आंदोलन की भूमिका वही है। और सबसे मजेदार बात है यहां पे इतिहास में कि जो भी इतिहास हम पढ़ेंगे बिहार के संदर्भ में पढ़ेंगे। क्लियर है? जितना दुख मनाना है मना लीजिएगा, बस क्लास में मत मनाइएगा, वरना आपको देख के ना हमारी आंखों से आंसू निकल जाएगी। बाहर जितना मनाना होगा, क्लास में नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी आते हैं, इनके पैर कहते पकड़ने के लिए। देखते हैं, राष्ट्रवाद का विचार, राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका, बंगला साहित्य और संगीत में योगदान, पाश्चात्य शिक्षा में योगदान। शिक्षा संस्था से पूछा था क्वेश्चन, आया था। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक संबंधी विचार, यहां से क्वेश्चन पूछा था, जाकर देखिए सारा क्वेश्चन इसी से मिला हुआ। मानवता भी वहीं समाज में ही है, संस्कृति भी समाज में ही है। शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा में योगदान जो होगा उनकी शिक्षा की चर्चा करेंगे, है तो आपके पास सिलेबस में। आइए नेहरू जी के पास चलते हैं। नेहरू जी में चलेंगे तो आधुनिक भारत के निर्माण में कैसे योगदान किए उनके बारे में देख लेंगे। उसके बाद इनकी विदेश नीति के महत्व को देख लेंगे, सांप्रदायिकता को देख लेंगे, धर्मनिरपेक्ष का इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसके बारे में देख लेंगे, गुट निरपेक्षता की विदेश नीति देख लेंगे। क्लियर? आइए अन्य व्यक्तित्व में जैसे कि राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, ये अन्य में अपने मन से लिख दिए हैं। ठीक है ना? उनका मन होगा ब्रज किशोर के प्रसाद के बारे में पूछने का तो पूछ देंगे, उनका तो कोई कहना बड़ा मुश्किल है। यहां का तो कोई भरोसा नहीं है, यहां पे भरोसा करना बेवकूफी के बराबर है, क्योंकि बिहार में ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनके बारे में पढ़िए तो सुबह से शाम नहीं महीनों दिन लग जाए। मानते नहीं इस बात को, लेकिन जो इंपोर्टेंट है जिसमें एकदम बता दिया गया कि यहां यहां सार, जैसे क्या, एकदम टैगोर जी को कंप्लीट कर लीजिए, गांधी जी को कंप्लीट कर लीजिए, नेहरू जी को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आएगा तो मामला वो 2-2 नंबर में, किन्हीं 3 में 2 का लिखिए, वहां आएगा। इनका आएगा 1-1 नंबर में आएगा, 38 नंबर में आएगा। एक चीज तो देख रहे हैं, ये चीज आपको दिख ही रहा स्लाइड में। आइए नेक्स्ट चलते, जनजातीय विद्रोह। यहां से क्वेश्चन था आपका, बिरसा और संथाल से था। क्लियर है ना? अब सुजीत सर बिरसा और संथाल ये तो सिलेबस में भी रहता, इसमें पढ़ना क्या है जरा मुझे वो भी समझा दीजिए। आइए बिरसा विद्रोह, इसकी पृष्ठभूमि को देख लेंगे, कारण देख लेंगे, परिणाम देख लेंगे, विशेषता देख लेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका देख लेंगे। क्या आपका कारण परिणाम नहीं पूछा है? जाकर देखिए,
ये तो अभी 1-2 महीने के अंदर जो एग्जाम हुए उनकी बात कर रहा हूं, पीछे तो छोड़ दीजिए, जाकर देख लीजिए आप खुद ही। सिलेबस उठाइए और पिछले 10 साल का क्वेश्चन देख लीजिए, आपको इर्द गिर्द मिल जाएगा A to Z क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट चलते हैं, संथाल। मुंडा के बाद संथाल। पृष्ठभूमि, कारण, आंतरिक शुद्धिकरण, अंग्रेजों के शासन से मुक्ति। एक बार क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है। परिणाम, विशेषता। नेक्स्ट आते हैं 1857 की क्रांति। पूछा है ना क्वेश्चन। पृष्ठभूमि, कारण, कुंवर सिंह का योगदान। बिहार के संदर्भ में 1857 की क्रांति के महत्व, कुंवर सिंह की आलोचना, असफलता के कारण, बिहार में प्रभाव। यह ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, आरसी मजूमदार साहब का कथन था और इसको प्रूफ करना था। यही क्वेश्चन अब तक के सबसे हार्ड आया है 1857 की क्रांति में। बाकी सब तो वही कारण, परिणाम, प्रभाव, कुंवर सिंह का योगदान, बिहार में 1857 की क्रांति का योगदान, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें आगे, आ जाइए ना। बड़ा समय पे आई हैं, घड़ी है कि घड़ी दें? बहुत लेट होती है, मैसेज करने वाले ही लेट हैं नहीं। हाँ कोई बात नहीं, कम से कम कुछ तो अच्छा काम जीवन में किया करो। आइए, बंगाल का विभाजन। ये आप लिंक ले लीजिएगा नीचे से वीडियो का, क्योंकि आगे पता फिर नीचे। 1905 बंगाल का विभाजन। ये क्वेश्चन बहुत दिनों से नहीं पूछा गया है। हमारे पास 20 दिन समय है, हम ये चाह के भी नहीं करेंगे। हम पहले उन सेगमेंट पे पूरा फोकस करेंगे जहां से मेरा 3 क्वेश्चन फंस जाए। कोई दिक्कत तो नहीं ना आप लोग को, जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं? कोई समस्या तो नहीं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, फिर भी हम आपको बता देंगे। पृष्ठभूमि क्या है, इसके कारण क्या थे? स्वदेशी आंदोलन, महिलाओं का योगदान। सबसे पहले महिला चार दीवारी से फांद के बाहर इसी आंदोलन में आई थी। 1905 बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, यही है। बंगाल विभाजन का प्रभाव क्या पड़ा उसके बारे में देखना। नेक्स्ट जो है गांधी जी का आंदोलन, चंपारण 1917, असहयोग आंदोलन 1920, शबने अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्वेश्चन पूछा, टकराया है, जाकर देखिए। आइए, चंपारण आंदोलन 1917, इसमें क्या क्या पढ़ रहा है सर? पृष्ठभूमि, कारण, स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़। कम से कम 4 बार क्वेश्चन ही पूछा है। अगर क्वेश्चन बैंक आप देखे होंगे तो, नहीं होगा तो नीचे से ले लीजिएगा। परिणाम, 3 कठिया पद्धति, 3/20। अक्सर आपको क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में, यहां मेंस में आपको डिफाइन करना होगा। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में भी वही बातें। पृष्ठभूमि क्या थी इसकी, कारण क्या था? 1 साल में आजादी, गांधी जी के द्वारा 1 साल में स्वराज की प्राप्ति। सो रहे नहीं ना? नहीं सोइए, आधी जिंदगी सो के खत्म हो गई है। यहां पर लाल जो है पहने, उनके पीछे वाले को इंडिकेट कीजिए। हाँ, 1000 मेगापिक्सल का लेंस लगाए हुए हैं। हाँ, आप नाखून ऐसे कीजिएगा, पकड़ लेंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, 2 लाख रुपया लगा आंख में। हाँ, एक में, एक ही का तो जरूरत ही है, 2 लगाएंगे तो बाहर वाला दिख जाएगा। आइए, कितना प्यार से सोते, अभी सुबह के 9 बजा है, रात में कहां थे? बस ये कौन सपोर्ट किया? पढ़ाई करने वाले का यहां नींद आएगा? पहले पूछते थे ना कहां है सर, सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं इतिहास के बारे में, तो हमको लगा इसे में सब बोलेगा, मेरे को कॉपी करेगा, तो अब हमने पहले ही पूछ दिया रात में कहां थे। अगर यहां सो रहा तो रात में बहुत डिस्कशन होता है ना, हर टॉपिक पे डिस्कशन होता है, तो वहां ज्यादा समय गुजर जाता है। आइए चलिए, असहयोग आंदोलन में पृष्ठभूमि, कारण, 1 साल में आजादी की। उसके बाद गांधी जी के द्वारा प्रथम जन आंदोलन, चौड़ा चौड़ी कांड, इसी के साथ में समाप्त होता है। इस बार प्रीलिम्स में भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था। विभिन्न वर्गों की क्या भूमिका थी उनके बारे में देखना, परिणाम देखना, विशेषता देखना, काम खत्म 1920। आइए, सबने अवज्ञा आंदोलन, पृष्ठभूमि क्या थे, कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, विभिन्न वर्गों की क्या भूमिका थी। यहीं पे गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। आप लोग प्रीलिम्स देखा है तो उस थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा ही होगा। कम्युनल अवार्ड यहीं पे था, पूना पैक्ट यहीं पे था, है कि नहीं? आइए, नेक्स्ट जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा है,
2 बार तो अभी दिखाए हम पूछते हुए, हंसिए नहीं प्लीज। पृष्ठभूमि कारण, कोई भी गप कीजिए, मैं पहला एक संस्था को खोला हूं पटना में, कोई भी गप कर सकते हैं मेरे क्लास में, हम कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन खुद से, किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आधा तो सोच रहा होगा क्या बोले हैं सुजीत सर, क्योंकि आप जिससे बात कर रहे हैं उसकी आर्थिक स्थिति चौपट है, हम जानते हैं, आपको क्या पता है, वो आके यहां रोया है, सर कुछ कम कर दीजिए, अब कैसे हम उसको गप करते देख लें? आपको लग रहा है कि मेरा दोस्त नहीं, तुम आपको बताया ना कि हमारी स्थिति, पागल हो गए, सबको थोड़ी बताएंगे, सुजीत सर को बताएंगे, सबको बताएंगे, मजाक उड़ाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को, स्टार्टिंग से एंडिंग तक। पृष्ठभूमि देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण देखेंगे, प्रभाव देखेंगे, आजाद दस्ता की भूमिका देखेंगे, याद है, परिणाम देखेंगे, बिहार में जन भागीदारी देखना है और महिलाओं की भूमिका, जहां पे 1905 में बताए थे महिलाएं चार दीवारी फांद के पहली बार बाहर निकल के क्रांति की थी, ये अंतिम ऐसा आंदोलन था जिसमें सबसे अधिक महिलाओं ने भूमिका ली थी, बड़ी संख्या पे। आइए, पाश्चात्य शिक्षा, ये भी क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ, डबल में पूछा हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन जो बोल रहे थे, पाश्चात्य शिक्षा भूमिका क्या है, तकनीकी शिक्षा क्या है, प्रेस का विकास क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी भूमिका क्या है, इसके बारे में देखना। आइए, किसान आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हो रहा है, तो उसकी भूमिका को देख लेंगे, कारण देख लेंगे, परिणाम देख लेंगे, और सहजानंद सरस्वती की क्या भूमिका थी इनके बारे में देख लेंगे। कैसे 1937 में पहली बार जो है चुनाव होता है 1935 के अधिनियम के तहत, उसके बाद कांग्रेस बोलती है कोई बात नहीं है, आप एक बार मुझे चुनाव जीत जाने दीजिए, उसके बाद जितने भी भूपति हैं, मतलब क्या है, जमींदार हैं, उन सब की जमीन को क्या किया जाएगा, बांट दिया जाएगा, गरीबों में सबका बराबर का हक। जब जीत गई तो पता यह चला कि जितने लोग जीते हुए थे सबके सब जमींदार ही निकले। अगर वो चीज करेंगे तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, कुर्सी गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। नतीजा ये हुआ, न वो हुआ, न ये हुआ, बस इसी के बारे में पढ़ना। और इसी में एक टर्म आता बकाशत भूमि, जो बढ़िया टाल के बारे में आता, जब वहां चलेंगे ना तो वहां पूरा डिटेल से समझाएंगे, बस एक बार सिलेबस आपको खंगाल देते हैं ताकि आपको लग जाए अच्छा ये चीजें हैं, और आप जाके एक बार घर में थोड़ा सा मेहनत करके क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन हो सब देख के आइए, जहां नहीं टच करे लेके आइए, उठा के लाइए क्वेश्चन। नेक्स्ट है कला और संस्कृति, मौर्य कला एकदम चर्चा का विषय सुजीत सर, पटना कलम, पाल कला, ये जो 3 एग्जाम हुआ है तीनों में तीनों पहुंचा हुआ है, बचा हुआ क्या है, मधुबनी, मधुबनी से कोई है, अच्छा आप हैं, वही ना है, कथी ले करे छिए ना लड़े छी, बड़ा अच्छा लगता, इधर छी, आप भोजपुरी में चल जाओ तो हाँ बा, का बा, खाना खा बा, लगता बाप फ्री में मिला हुआ, ले जाओ झोला भर भर के, है कि नहीं? लेकिन दोनों भाषा प्यारी है, दोनों भाषा प्यारी है। अगर यहां पे आपकी भगवान की कृपा से शादी हो गई तो लड़ाई कभी नहीं होगा जीवन में। कथी ले लड़े छी, लगेगा कि कह रहा प्यार से कह रहा, लड़ाई होगा ही नहीं, का हो ना लड़त बानी, मतलब इसे लग रहा जैसे प्यार से कोई बच्चे को समझा रहा, लड़ाई होगा ही नहीं। आइए चलते हैं, मधुबनी पेंटिंग, मौर्य कला तो आपको हम दिखाई दृश्य, पाल कला में एक पूछा ही है 19 नंबर का, 3 में किन्हीं 2 का जवाब दीजिए, याद कीजिए, और पटना कलम तो पूछा ही है। ये 4 है, आप चारों देख लीजिए, आपके क्वेश्चन में इसी चारों से होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, मौर्य कला में क्या पढ़ना है, जो सिलेबस रहता तो मजा आएगा पढ़ने में। मौर्य कला में इसकी विशेषता को, यही क्वेश्चन पूछा 2 बार सुजीत सर, जाके देखिए क्वेश्चन को, उठाइए। उसके बाद इसकी मूर्ति कला को राजकीय कला, लोक कला में डिवाइड कर दिया हूं, राजकीय और विदेशी तत्व का क्या प्रभाव पड़ा है, मौर्य कला में उसके बारे में देखना, भवन निर्माण की कला में मूर्ति कला, राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप और बिहार, इनके बारे में पढ़ना है, बौद्ध धर्म से किस तरीके से संबंधित है इनके बारे में पढ़ना, और बिहार में इसके क्या प्रभाव पड़े हैं इसके बारे में पढ़े। इसके सिवा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन जाकर खंगाल लीजिए, इसी के इर्द गिर्द सब क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन देखिएगा सब इसी के इर्द गिर्द निकलेगा, आप ट्राई कर लीजिए एक बार जाकर, कभी हमको भी देखिए ना,
जब नेल पॉलिश लगा के उसको काटना ही है तो क्या फायदा लगाने से। इधर आइए, इधर। लाइब्रेरी आप लोग ज्वाइन किए हैं? किए? कैसे लाइब्रेरी में झेलते होंगे आप लोग? जो क्लास नहीं झेल रहा, क्लास में किसी को देख रहे हैं नेल पॉलिश से, हम पढ़ा रहे हैं इधर, देख रहे हैं इधर। अब बाद में क्वेश्चन पूछेंगे तो बात नहीं जाएंगे, सुई सर क्वेश्चन पूछते हैं। यहां रहिए ना, आपको प्रिंट कर देंगे। जीरोक्स मशीन देखें? जीरोक्स मशीन में थोड़ा सा भी अगर हल्का सा पेज हिल गया तो जो जीरोक्स होगा वो जिगजैग आएगा, कभी सही नहीं आएगा, आपकी आंख देख नहीं पाएगी। अगर आपने यहां से बोर्ड से हाथ हटा लिया तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, पैसा तो हम ले लेंगे। हम चाहते हैं पास करवा देना चाहिए। आई लो, क्या कहां ले जाओगे इसको खरीद के? बोलो ऐसे ही से कर रहा, नहीं बोलते क्या ऐसा बोले, ऐसे ही से कर रहा, लग रहा यही मालिश कर लो। एक रहे तब ना, सब खतरनाक आदमी है, ऐसा ऐसा थोड़ी है। अकबर के टाइम के नवरत्न गए, उसके बाद यहीं आए हैं नवरत्न। पूरे पटना में कहीं नवरत्न नहीं है, कोई संस्था में इतना बड़ा नवरत्न नहीं हो सकता। देखो, आइए पाल कला की इसकी विशेषता को देख लेंगे, भवन निर्माण की इसकी कला को देख लेंगे, बौद्ध धर्म से क्या संबंधित था इसके बारे में देख लेंगे, मूर्ति कला इसके बारे में देख लेंगे। काम खत्म, जाके मिला लीजिए क्वेश्चन। जो नहीं मिले आप लेके चलाइएगा मेरे पास, जब जहां से पूछना लेके आ जाइए। मैं ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हां जो हम पढ़ रहे हैं वो मेरा सही डायरेक्शन है। ताकि आपको सही डायरेक्शन लगता तो पढ़ने में मजा आता, लगता चलो सफर सही तरीके से हो रहा है, मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे। बस इसके लिए आइए, पटना कलम शैली, इसमें इसके परिचय के बारे में देख लेंगे, इसका क्या इतिहास रहा है इसके बारे में देख लेंगे, इसकी मुख्य विशेषता क्या है इसके बारे में देख लेंगे, इसके कौन कौन से कलाकार हैं इनके बारे में देख लेंगे, महत्वपूर्ण चित्र क्या है इनके बारे में देख लेंगे, इसका पतन कैसे हुआ इसके बारे में समझ लेंगे, इसका महत्व क्या था इसके बारे में समझ लेंगे। उसके बाद इसके आगे कुछ है ही नहीं पटना कलम। आगे चले, मिथिला पेंटिंग जिसको मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं, इसके परिचय को देख लेंगे। उसके बाद इसके प्रकार देख लेंगे, भीत चित्र है, अड़ीपन है, पटचित्र है, तीनों बताएंगे। बस आपको पता नहीं, बस आप देख लीजिए एक बार। इसके प्रभाव को देख लेंगे, इसकी विशेषताओं को देख लेंगे, प्रमुख कलाकार को देख लेंगे, इसके महत्व को देख लेंगे। उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पूछो जहां से पूछना, घुमाओ तुम, हम भी घुमाते हैं तुमको। बस स्टोरी नहीं लिखना, बस इतना ख्याल आपको रखना। क्वेश्चन फंस जाएगा, घबराने की कोई समस्या नहीं है, बस स्टोरी लिख के मत आना वहां पे। जितना पूछा जा रहा टू दी पॉइंट, फॉर्मेटिंग से, मैपिंग से, डायग्राम से, हर चीज से उसको अच्छा करना है। आइए नेक्स्ट हमारा यहां से, ये आपका कंप्लीट सिलेबस हुआ, जो हम लोग का सफर चलेगा इस 20 दिन में, यही पूरा कंप्लीट सिलेबस है। अब इस सिलेबस को नीचे से उठा लीजिए, उठा के जाके घर के टेबल पे रख दीजिए। जब तक हमारा क्लास चलेगा तब तक आपका सिलेबस जो है वो क्या है, आगे पीछे होता रहेगा, जो जो चैप्टर में है। ये होना बेहद जरूरी है। घर कितना खूबसूरत है बना हुआ, देख रहे हैं? अगर यहां पे हमारी तस्वीर होती बनी हुई, कितना अच्छा लगता। यहां पे बुद्ध भगवान की फोटो होती, कितना अच्छा होता। यहां पे एक कमल का फोटो होता, कितना अच्छा होता। अरे मैं मजाक नहीं, सच्ची बता रहा हूं, हंसो नहीं। होता अच्छा कि नहीं? तो आप लिखते अच्छे हैं, ये नो डाउट है, लेकिन जब तक उस लेखन शैली में कलाकारी नहीं कीजिएगा ना, नंबर नहीं देगा वो। कलाकारी इन द सेंस क्या है, भूमिका आपकी सबसे खतरनाक होनी चाहिए कि दूर दूर तक आपके हॉल में कोई जोड़ा नहीं बैठना चाहिए आपकी भूमिका के सामने। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, दायरा समझ लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको भूमिका लिखना है। एक दूसरी बात है कि आपको लिमिटेड शब्दों में लिखना है, टाइम को हमेशा ध्यान रखना है। तीसरी बात जो है, आपको फॉर्मेटिंग का यूज करना, एनी हाउ फॉर्मेटिंग नहीं दिखा रहा है। आइए जो आज खत्म शुरुआत करने वाले हैं, क्या फॉर्मेटिंग नहीं है? किसमें आप फॉर्मेटिंग खोजते हैं? सारा फॉर्मेटिंग दे रहे हैं, लीजिए। कारण परिणाम है क्या, इसमें नहीं लिख सकते फॉर्मेटिंग से? आप कौन काट देगा आपका नंबर? है तो फॉर्मेटिंग, और कहीं नहीं है मार्केट में, मिलेगा भी नहीं। अगर ये फॉर्मेटिंग आप बना लेते हैं तो चेक करने वाला 60 साल का इंसान है, मैम होगी या सर होंगे,
60 साल का इंसान ऑलरेडी इतना मोटा चश्मा पहनता है, मतलब लेंस उनका पावर होता है ना जीरो। मैं मजाक उनका नहीं उड़ा रहा हूं, वो मेरे लिए सम्मान, मेरे बापों के बापू हैं। लेकिन आप सोचो कि जब वो पढ़ रहे हैं तो अगर इस फॉर्मेटिंग के साइड से ऊपर लेंगे, अच्छा अच्छा क्या लिखा है बेटा ये, अच्छा गाना आंदोलन ठीक है बेटा, एग्रीगेशन कमेटी ठीक है, 3 कटिया ठीक है, वेरी गुड बेटा, 25% रिपोर्ट, अच्छा अच्छा यहाँ पे आलोचना कर दिया, वाह वेरी गुड बेटा, ये ए जी इसको दो 30 नंबर दे दो। आगे बस खाली फॉर्मेलिटी के लिए ऐसे ऐसे छोटा छोटा आरटीआई से मांगेगा ना, कॉपी ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, और कोई कहानी लिखेगा। अरे चाचा तो खुद ही उम्रदार हो चुके हैं, 5-7 साल के बाद कभी भी चले जाएंगे यहां से। गलती बोल रहे हैं क्या? लास्ट स्टेज में, और हो सकता है अगर घर से लड़ाई करके आए हो अपनी पत्नी से, तो उसका भड़ास यहां निकाल देंगे, कॉपी पे आपके निकाल देंगे। तो ऐसा रहेगा तो भड़ास भी रहेगा ना तो भी दे देंगे, कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं है, घर में बेटी ने लड़ी है, कम से कम ये तो है ना एसडीएम लाइक, चलो इसको नंबर दे देते हैं। ये सब आपको एज्यूम करना होगा। कभी कभी नहीं देखते कि कोई क्रोधी आदमी आता है और कोई उसको क्या करता है, उसके क्रोध को ठंडा कर देता। कभी देखे ना ऐसे इंसान को? अब कोई कोई ऐसा होता है कि अच्छा मूड में भी आता तो उसको क्रोधित कर देता, ऐसा भी इंसान को देखे ना। यही आपको करना है। और लास्ट और फाइनल जो रहेगा वो निष्कर्ष, कमाल का निष्कर्ष होना चाहिए। जो आप लिखे हैं उसी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, शुरू से लेकर अंतिम तक। यह होना बेहद जरूरी है। सबसे लास्ट वाले नहीं देखिएगा हमको, लास्ट, हाँ कुछ है क्या नीचे? मोबाइल खोले हुए हैं क्या? क्या देखते हैं क्या? आ जाइए ना, क्या आप जगह दीजिए, साइड कर सकिए। मुकेश जी साइड कर, आइए उनको बुलाइए। आप नहीं देखिएगा पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता आपकी वजह से। जब हम पढ़ाते हैं सर उनका झुका रहता है, उनको दुख तकलीफ होता होगा इसे उठाने में, हमसे पूछिए ना। वो सोच रहे होंगे अंदर में पीछे रहेंगे, आराम से नीचे झुके रहेंगे। अब पूछेंगे तो विजिबल नहीं है, बाकी आधा तो समझेगा भी नहीं। राकेश जी दीजिए जगह, क्या नाम है जो भी है, विवेक जी जगह दीजिए, बैठ जाइए। और किन्हीं को पीछे में विजिबल नहीं है या दिख नहीं रहा, बताइए। आपके चक्कर में थोड़ी पर ना दीजिएगा, आगे बैठा हुआ हो गया। आइए अब शुरू करें अपनी आज की क्लास। ये हमारा आज की क्लास थोड़ा सा आपको स्लो मोशन में पढ़ाए, ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट जो है पूरा का पूरा सिलेबस आपके दिमाग में छप जाए। लेकिन आज के बाद, अभी के बाद थोड़ा सा फास्ट हम चलेंगे, क्योंकि मेरे पास मात्र 20 दिन बचा हुआ। 20 दिन के बाद मुझे इस स्टेज को छोड़ देना। क्लियर है? 20 दिन के बाद एनी हाउ स्टेज को मुझे छोड़ना है, और कंटिन्यू 20 दिन है, एक दिन भी गैपिंग नहीं है, और मेरा इसी टाइम में है। तो मैं कोशिश करूंगा, और आपकी भी कोशिश होगी ना, कि 10-15 मिनट पहले आ जाइए ना, 15 मिनट चुरा लेते हैं। मैं आने के लिए तैयार हूं, मैं तो बस इसके नीचे रहता हूं, जहां पे खड़ा हूं इसी के नीचे मेरा रूम। अगर आप लोग सहमत हो तो ऐसा ना हो कि 15 मिनट पहले हम आ जाएं और आके बकते रहें, आधा लड़का 10 मिनट बाद आ रहा, आधा मिनट 15, और वही जाकर फिर फीडबैक मेरे को दे, सुजीत सर टाइम से 10 मिनट पहले आ जाते हैं। ताला खुला रहेगा, काहे के लिए टेंशन ले रहे हैं? मैं खुद ही रहता हूं जिंदा। पहले समझौता कर लेंगे तब ना खोलेंगे ताला, कोई दूसरा घुस जाएगा तो। घर का ताला इसी खोल दे, कोई भी घुस सकता है अंदर। आप लोग अगर सहमत होंगे, अब नहीं लगाना पड़ेगा, अब आपके आते ही ना इसको खोल दिया करेंगे। 7:30 से पहले खुल जाएगा आपका ताला। ऊपर खुला रहेगा, नीचे आपको क्या मतलब, सीधे ऊपर आइए। हाँ ऊपर हम खोल देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन हाँ ये कहिए कि 10-15 मिनट पहले, तो 15 मिनट का प्रॉफिट हम खींच लेंगे। ऐसा ना हो कि हम आपको 15 मिनट पहले बोले और आप 15 मिनट बाद आए, आप फिर नीचे जाके कहें मेरी गलती थोड़ी है, सूजी से 15 मिनट पहले क्लास स्टार्ट कर, उनको रोकिए। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन बोल देना अच्छी बात है ना। आप लोग सहमत हो तब, नहीं तो 8 बजे से जो है 8 बजे तो मैं आ ही जाऊंगा। आपका 8 बजे की घड़ी में मैं यहां प्रेजेंट हो जाऊंगा, ठीक है ना। अगर आ जाइएगा, 15 लड़का भी आ जाएगा, हम शुरू कर देंगे, बाकी अपना तेल लेने जाए। अगले दिन के बाद खुद आ जाएगा दौड़ते हुए, देखिएगा छूट गया, चलो और 5 मिनट पहले और आपसे भी आ जाएगा। एक दिन जहां क्लास छूटा के, है कि नहीं। आइए चलें,
क्लियर हो गया ना? आइए आगे चलते हैं। कहां चले गए? चंपारण सत्याग्रह। आपने देखा होगा चंपारण सत्याग्रह जहां जहां भी दिया गया है एक छोटे फॉर्मेटिंग में दिया गया, क्वेश्चन पूछा देखे कि नहीं, किन्हीं तीन में दो का आंसर लिखिए। मैं वहां क्यों ले जाऊं, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। छठा नंबर लास्ट क्वेश्चन होता है कि नहीं तीन में दो का आंसर लिखिए। अगर दो का आंसर लिखिए तो 38 नंबर का सूजी सर तो 19 नंबर का है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी कर लें तो ज्यादा हमारे लिए बेटर हो जाएगा। लेकिन हम 19 नंबर के लिए नहीं, हम 38 नंबर के लिए आपको तैयारी करवाएंगे। चंपारण सत्याग्रह हो रहा 1917 में। आइए इतिहास किनको किनको नहीं समझ में आता, जरा हाथ उठाइएगा तो। ऑप्शनल क्यों लिए आप? ये पिछला 3 महीना से हम ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं, क्यों बेइज्जती मेरा करवा रहे हैं बड़ी सभा में? पीछे उधर झुक के गाली दे देते, कोई दिक्कत नहीं चलता। बोलिए 3 महीना से ऑप्शन पढ़ रहे हैं और जवाब भी धराधर देते हैं। अब यहां बैठा हुआ सभा है तो क्या कर रहे हैं? नहीं आता तो पढ़ कर आज के बाद आपको ऑप्शनल किस में, मैथिली में पढ़ना। हिस्ट्री ऑप्शनल में श्लोक जिनको रोक दीजिएगा। हाँ बताइए किनको किनको इतिहास में थोड़ी समस्या होती है, क्यों बता दीजिएगा तो उन पे मेरा टारगेट रहेगा। टारगेट इधर से तंग करने का नहीं, समझाने का। आपका टारगेट का कोई जरूरत नहीं किसी को, सबका अच्छा है तो पैसा क्यों दिए? ऑप्शनल है, सुन लीजिए, छुपाते नहीं, ऑप्शनल है उनका हिस्ट्री। बाकी लोग क्या बोलेगा, हमको तो हवा भी नहीं लगता सुजीत सर, यही बोलने भर का देर है। चलिए नहीं होता है, दोनों का अलग अलग दायरा है, तो ऑप्शनल का ही प्रॉपर्टी, लेकिन यहां और वहां में थोड़ा सा अंतर हो जाता, हल्का सा अंतर होता। लेकिन यकीन मानिए 19वां दिन आते आते आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। आपको लगेगा इतिहास से आसान कुछ है ही नहीं है GS 1 और 2 पेपर में। लेकिन अफसोस की बात, एक सच्चाई आपको शेयर कर देता हूं, इतिहास से कम नंबर किसी में आता भी नहीं है, क्योंकि कहानी लिखी जाती है इतिहास में। इसलिए इतिहास में सबको आता है, इतिहास में सबको ही लिखता है, इतिहास का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ता। आप कभी भी RTI या कहीं भी यूट्यूब में खोज लीजिए, सर्च कीजिए, तीनों का तीनों क्वेश्चन सॉल्व, और नंबर देखिएगा तो इसे पीटिएगा माथा। आप इस बात पे थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, छोड़ दिया हूं आज के बाद तो जरूरी कीजिएगा, और क्लास एक लंबी चलने वाली है। आइए चंपारण 1917 है। जब भी मैं इतिहास पढ़ाऊंगा आपको उसी टाइमिंग में ले जाके छोड़ देना है। 1917 का मतलब है 20वीं शताब्दी में एक घटना हो रही है, 1917 टाइम है। 1917 में आप लोग सीधे चलिए चंपारण। अब आप लोग कहां हैं? पटना में नहीं है, चंपारण में। 1917 की एक घटना चंपारण में हो रही है, और इसी घटना के बारे में आपसे मैं चर्चा करने वाला हूं। अब बस आप 1917 में अपने दिमाग को रखिएगा, चंपारण में बैठे रहिएगा। आप लोग किसान हैं और हम अंग्रेज हैं, थोड़ा देर के बाद गांधी जी बनेंगे, अभी पहले अंग्रेज रह जाते हैं। क्लियर है ना? हम रूप बदलेंगे, आप लोग नहीं बदलिएगा। आप लोग किसान हैं, ठीक है ना, और आप लोग को मार मार के जो है हम क्या करेंगे, वसूली करेंगे 3 कठिया पद्धति के थ्रू, ठीक है ना। किसी को छोड़ेंगे नहीं, क्या मेल क्या फीमेल, दोनों को बीमेल बना के रखेंगे अभी हम। क्लियर है? अब 1917 में अपने आप को छोड़ दीजिए, 1917 की घटना हो रही है, लेकिन 1917 को, इतिहास को कभी भी पढ़ने के लिए उस टाइमिंग में आइएगा तो आपका काम नहीं बनेगा। इतिहास को अगर पढ़ना है, सीखना है, तो उसके पीछे वाले साल को भी एक बार टच कीजिए, क्योंकि जुड़ा हुआ होता है इतिहास। अगर इतिहास को प्रेजेंट में पढ़ना है तो आपको क्या करना होगा, पहले उसके अतीत में जाना होगा, प्रकाश डालना होगा, तो बच्चे समझेंगे और तब आप समझा पाइएगा किसी को, और फिर इसके बाद जो घटनाएं जुड़ेगी उसको समझा दीजिए, इतिहास आसान हो जाएगा। 1917 की घटना तो 1916 में आई है। 1916 में लखनऊ में एक अधिवेशन हो रहा है, अंबिका प्रसाद मजूमदार उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और वहीं पे गांधी जी बैठे हुए हैं। ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा तो आसान हो जाएगा। गांधी जी वहीं पर बैठे हुए, किसान के नेता राजकुमार शुक्ल जी पहुंचते हैं लखनऊ। लखनऊ पहुंचते हैं और बाबा से, बाबा बोले तो चलेगा ना, आदत हो गई बाबा। बाबा और बाबा साहब में अंतर है, बाबा मतलब गांधी जी और बाबा साहब का मतलब अंबेडकर जी। क्लियर है ना? आप बाबा मत लिखिएगा, आपको लिखना है गांधी जी या महात्मा गांधी। गांधी गलती से ना लिखिएगा, बापू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कहेगा कि थोड़ा सा चापलूसी कर रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना।
या कहेगा लगता है चंपारण का बच्चा है। बहुत कुछ सोचना पड़ता है लिखने से पहले कि आप कौन से टर्म का यूज कर रहे हैं, बस उसको पहचान मत बताइए हम क्या हैं। आइए, तो यहां पे पहुंचते राजकुमार शुक्ल और आप बीती सुनाते गांधी जी को। गांधी जी ऐसे ऐसे बात है, 3 कट्ठिया पद्धति है, 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया है। 20 कट्ठे में 20 कट्ठे बराबर 1 बीघा होता है। 1 बीघा में 3 कट्ठे पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया है। और नील की खेती करने से समस्या यह हो रहा है कि नगदी फसल तो है, लेकिन भूमि की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन जो है ये क्या करते जा रही है, छीन करते जा रही है, कम करते जा रही है। और जब भूमि बंजर हो रही है तो फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, अन्न जो है उत्पादन घटते जा रहा है, गरीबी चरम सीमा पे चल गई है, लोगों का हालत हाल बुहाल है। जब ये बात गांधी जी सुनते हैं आप बीती, तो बोलते हैं राजकुमार शुक्ल तुम जाओ, हम पहुंचते हैं, तुम निकलो। गांधी जी समझ गए थे कि अगर इस आंदोलन में हम पार्टिसिपेट कर लिए और इस आंदोलन को हम अच्छे तरीके से लेकर चल गए तो आने वाले टाइम में जो है हम बहुत बड़े कांग्रेस के नेता बन के उभरेंगे। ये मैं अपने मन से कह रहा हूं। अब वहां से चलते हैं और चलते चलते पटना पहुंचते हैं, तिरहुत वाला इलाका से पहुंचते हैं, जैसे चंपारण पहुंचते हैं और वहीं पे जो है रोक दिया जाता है और धारा 144 लगा। अभी शॉर्ट में बस थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, फिर डिटेल से बताते हैं। धारा 144 लगा दिया जाता है। जैसे धारा 144 लगता है उसके बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब जाके चंपारण घुसते हैं तो वही दृश्य वो देखते हैं जो राजकुमार शुक्ल ने 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में बताया था। अब ये टर्म लाइनिंग देखिए, क्या खतरनाक लाइनिंग जुड़ रहा है, इससे शब्दों को ध्यान रखिएगा। तो गांधी जी को विश्वास हो जाता है कि राजकुमार शुक्ल ने जो व्यथा सुनाई है बिल्कुल सही है। 144 जैसी धारा लगता है इनको रोका जाता है, इनके ऊपर मुकदमा भी चलता है। गांधी जी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं जाऊंगा और मैं जाकर रहूंगा, क्योंकि 3 कट्ठिया पद्धति जो है, पूछा गया आप कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, लोकप्रियता तो थी, नेता की लोकप्रियता तो हमेशा बनी रहती है, चाहे वो बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो। मुखिया तक की उछल रहा, कूद रहा, वो भी फॉर्च्यूनर गाड़ी ले लिया मुखिया, है कि नहीं। अब वहां तो वो बड़े नेता है, उनको रोका गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यहां पे ये समस्या है और मैं जाऊंगा। कहा जाता है इतिहास में ये पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन का बीज दिखता है चंपारण सत्याग्रह में। ये लाइनिंग अगर लिखिएगा ना, सब नहीं लिखेगा, वही लिखेगा जो ऑलरेडी मेंस लिख चुका है, सबके बाहर के बस के बात लिखना। पहला यहीं पे दिखता है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में जाके हो रहा है। आपके इतिहास में पढ़ाना भी हमको है, वहां पे पहला दिखता है। सविनय मतलब क्या है, विनय पूर्वक आज्ञा की अवहेलना करना, सविनय अवज्ञा। अब क्लियर हो गया। उसके बाद आंदोलन शुरू होता है। आंदोलन जैसे ही शुरू होता है तो फिर एक कमेटी गठित की जाती है कि वाकई में ये सच में है कि 3 कट्ठिया पद्धति जो है किसानों की स्थिति को जर्जर कर दिया। एक कमेटी का गठन होता है जिसका नाम होता है चंपारण एग्रीयन कमेटी। उस कमेटी में सदस्य के रूप में गांधी जी को भी नामांकित किया जाता है। जैसे गांधी जी उसमें नामांकित होते अपने अपने मुद्दे को रखा जाता है और फाइनली यह पता चलता है कि 3 कट्ठिया पद्धति जो थी वो वाकई में किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था, इसको हटा दिया जाता है। यह कहानी को यहीं पे ले जाकर छोड़ देते हैं आपको। इससे पहले बैक आते हैं, ये तो अभी हुआ है। इससे पहले जर्मनी में जो है वो क्या है, नील का शुरुआत हो गया था कारखाना में, कृत्रिम, एक आर्टिफिशियल होता है, ठीक है ना, वो होना शुरू हो गया। तो जो वहां नील शुरू हो गया और यहां से क्या हो रहा था, यहां से नेचुरल हो रहा था, नेचुरल हो रहा था। तो अब यहां वाला और वहां वाला में आसमान जमीन का अंतर था। यहां थोड़ा सा इंडिकेट करना होगा, दोनों के बीच में थोड़ा सा 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। वहां का नील जो था यहां के नील से सस्ता था, ऐसे भी याद रह जाएगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। यहां का नील जो होता था इससे ज्यादा खूबसूरती जो थी वो कारखाने से जो निकली हुई नील होती थी उसकी होती थी, इससे सस्ता होता था। उससे क्या होता था, कम नील में ही थोड़ा सा ही डालने पे क्या होता, कलर पूरा छोड़ देता था, इसमें ज्यादा से ज्यादा नील उत्पादन किया जाता था। इसको ढो के लाया जाता था, उसको आसानी से कंपनी में बना दिया जाता था। अब धीरे 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 भारत की नील जो है वो यूरोप में चलना बंद होना शुरू हो गया। तो अगर बंद होना शुरू हुआ तो क्या यहां रोकना चाहिए था ना आपको। तो जब डिमांड कम गया तो लोगों ने कहा कि अब नील का ऑलरेडी इंडस्ट्री में शुरू हो गई है तो आप छोड़ दीजिए। बोला नहीं, अगर तुम छोड़ोगे तो टैक्स बढ़ा देंगे,
मान लीजिए कि अगर नील की खेती हम कर रहे हैं तो हमारा खर्च 200 रुपया जा रहा। फोर्थ एग्जाम्पल, अगर तुम नील की खेती नहीं करना चाहोगे, अगर तुम नील की खेती नहीं करना चाहोगे तो आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। आप बताओ क्या करोगे? खेती करना पड़ेगा। अगर आयोग ने बोल दिया 113 है तो 113 है, तुम जो करना करके दिखा दो, नहीं बदलेंगे। चलो चलते हैं कोर्ट, तारीख पे तारीख मिलेगी, तब तक तो हम दूसरा एग्जाम ले लेंगे, तुम रहो झेलते। समझ में आ रही है? तो उससे तो बड़ा हम है नहीं। अब ये चीज तो समझ में अच्छे से आ गया था। अब धीरे धीरे लोगों ने बोला कि छोड़ना शुरू किया, उनके ऊपर दबाव बनना शुरू किया, और इसी बीच एग्रीयन कमेटी जो है गठित हो गई थी। अब धीरे धीरे इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। अब समस्या एक आता है, कई बार आप सुनते होंगे कि आलोचना होती है गांधी जी की, और किसी भी व्यक्ति का, एक चीज इतिहास में हम आपको समझा देते हैं, किसी भी व्यक्ति का जिसको इतिहास ने अपने गोद में जगह दिया है, उसकी आलोचना होशो हवास में कीजिएगा, डायरेक्ट कभी नहीं कीजिएगा। मुझे पता है, मुझे पता आपके अंदर जीन बैठा हुआ है आलोचना करने की। आपको आलोचना करने के लिए सिखाने की जरूरत सुजीत सर को नहीं है, वो अपना आपका क्या है, ब्लड में है, फ्री में गिफ्ट मिला हुआ, गॉड गिफ्टेड है। आलोचना तो किसी का भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहां पे जब आप आलोचना कीजिएगा तो हमेशा बुद्ध का मध्य मार्ग लेके कीजिएगा। ऐसी आलोचना होनी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि आलोचना भी नहीं किया जाए। अगर मेरी आलोचना आपको करना होगा तो कैसे कीजिएगा आप मेरी आलोचना? अगर कोई एक बच्चा है उधर से श्लोक जी आए, कहे क्या बस सुई से लेट पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ेंगे, टाइम पर कभी नहीं आते हैं, एक दिन क्लास एक दिन छुट्टी, टारगेट में हम आलोक जी को ले लेंगे, लेंगे आलोक जी को टारगेट में, बोलिए ना हाँ। लेकिन आलोक जी यहीं पे आके बोले श्लोक जी, सुजीत से पढ़ाते तो बड़ा धांसू है, एकदम दिमाग में हिट हो जाता है, लेकिन अगर टाइम पे आ जाते हैं ना तो मजा आ जाता। देखो कितना बेहतरीन तरीके से आलोचना मेरी हुई है, मध्यम मार्ग। मतलब दोनों बात हो गया, हम चाह के भी गुस्सा नहीं कर सकते हैं। पकड़ में आया? आलोचना ऐसी ही करनी चाहिए इंसान को। तो इससे क्या होता है, आलोचना भी हो जाता है और सामने वाला चाह के भी कुछ नहीं बोल सकता। हम बोल पाएंगे? श्लोक जी को बोलेंगे कुछ नहीं, श्लोक जी बात तो, अरे सर क्या गजब पढ़ाते हैं, एकदम प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर टाइम पे आते तो और ज्यादा प्रिंट होता। गया दिमाग में? तो जब आलोचना आप कर रहे हैं तो होशो आवाज में। अब यहां पे क्या होता था, पेन खर्चा होता था 3 रुपया, उस टाइम में देना पड़ता था। पेन खर्चा का मतलब यह होता था कि अगर खेती की जाती थी चंपारण में नील की खेती, तो उसको पटाने के लिए नील की खेती, या फिर 3 कट्ठा में ना, बाकी जो बचा हुआ 17 कट्ठा है उसके अंदर क्या होता था, धान गेहूं के लिए। आज भी हमारा चंपारण क्या है, बड़ा पॉपुलर है, हर तरीके से होता है चंपारण के यहां पे बैठे हुए, हम नीचे रखिए हाथ, ठीक है ना, तो बड़ा पॉपुलर है। तो ये लोग क्या करते थे, आज भी देखिएगा ना चंपारण में, कि अगर बगल में कोई नाला हो या तालाब हो गंदा पानी, तो वहां पंपिंग सेट डाल दिया जाता है और वहां से पानी अपने खेत में। और ये चंपारण का हालत नहीं है, पूरे नालंदा तक का हालत है, वहां से पानी निकाल के अपने खेत में रख लेता। क्या सरकार पानी लेती है पैसा आपसे? रोमांटिक बात बोल दी है क्या? अरे पानी, आप गड्ढा में है पानी रखा हुआ, मनरेगा है, आपको जीएस से ही समझाएं, मनरेगा से क्या किया जाता है, गड्ढा बनाया जाता है ना, पानी स्रोत। अगर वहां से पानी ले लीजिएगा तो सरकार आपसे पैसा लेगा। कहीं गड्ढा ऐसे ही किया गया हुआ है मिट्टी काटने के लिए, अगर वहां से पानी ले रहे हैं तो क्या वहां से सरकार क्या पैसा लेगी? अरे ले लीजिए, गड्ढा है, निकाल लीजिए पानी, गंदा पानी तो है। अब बोला कि नहीं, पानी अगर लोगे तो कितना देना पड़ेगा, 3 रुपया देना पड़ेगा। आजकल जो गोभी आप देख रहे हैं मार्केट में, वो क्या है, नाली वाला पानी अंदर में है, उससे ज्यादा गोभी ताजा बन रहा है, भले वो आपके कढ़ाई में जा रहा हो। अरे मैं मजाक नहीं करता हूं, जो आपके बाथरूम से निकल रहा पानी, वो गोभी खा रहा पानी, अब फिर उसको आप खा रहे हैं। क्या सरकार पैसा लेती है कि नहीं भाई तुम नाली का पानी क्यों लिया? आप लेते हैं पैसा? हमारे बाथरूम वाला पानी डाल दिया, कितना बढ़िया पवित्र पानी जा रहा था, नहीं ना। अब अगर ये पैसा लिया तो क्या हुआ, ये अवैध वसूली हुआ। और जो अंग्रेज अवैध नीलहे जो अवैध वसूली कर रहे थे, इसके लिए गांधी जी को कहा गया लोग की अवैध वसूली की गई। तो गांधी जी ने जो हां डिमांड रखा 25% का, यानी अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया में 25 रुपया, क्लियर है? तो 25 रुपया वो लोग देने के लिए राजी हो गए। अब जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, हमने भी सम्मान दे रहे हैं, उस समय तो सब बराबर ही है,
अभी क्या है, जितने भी नेता हैं, किसी के नेता को आप इज्जत देते हैं? मुंह पे तो देते ही हैं, ये सर है। उसके बाद सुजितवा, अमितवा, ऐसे लगता है कि पैदा किया है, और जब सामने आ जाए तो इसे प्रणाम किया जाता है। बस नीतीश बा बस कुछ करता थोड़ी है, ऐसे बोला जिससे लग रहा कि मतलब उसको पैदा करके वहां तक पहुंचाया हुआ है। सुनोगे तो अंदर से धड़कन हिल जाए, और अगर पहुंच जाए गांव में तो सबसे पहले थाली में खाना लेके वही पहुंचेगा। उस समय तो गांधी जी का यही था, क्योंकि उस समय पॉपुलर थे नहीं, तो गांधी जी से कहा गया कि बाबा कहीं आप में मिली भगत तो नहीं कर लिए? 100% अवैध वसूली था, तो 100% आप लेते, अवैध तो 100 पूरा रिटर्न करो, आपने 25% लिए। यहां पे आलोचना होती गांधी जी की। गांधी जी सुनते जाते हैं, आलोचना की जाती है खूब सारी। लास्ट में गांधी जी रिटर्न होके बोलते हैं कि अगर अंग्रेज 1 पैसा भी, उस समय 1 पैसा का वैल्यू होता था, अगर अंग्रेज 1 पैसा भी रिटर्न कर देना तो उनके पूरे भारतीय इतिहास में इससे बड़ी हार कभी नहीं हो सकती है। वो तो अंदर ही अंदर मर चुके हैं। 1600 में आए हैं, 1917 हो चुका है, 317 साल राज करने में पहली बार है जब अंग्रेज के पास में भारतीयों का पैसा गया और रिटर्न करके दे रहे हैं आपको। ये तो खुद ही मर चुके हैं, अंदर अंदर उनकी हार होगी। मेरी बात को समझ में आ रही ना? और आप बोल रहे हैं कि कुछ हुई ही नहीं है। सारे लोगों का मुंह बंद। ये यहां पे थोड़ी सी आलोचना हुई थी। गांधी जी का यह आंदोलन, यह मूवमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ कि आगे चलने के बाद गुरुदेव, नाम तो सुना ही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर सर, इन्होंने इनको महात्मा की उपाधि दी है। जिस समय ये चंपारण, ये लाइनिंग लिखिएगा, मैं जो बोल रहा हूं बस सुन के छोड़ नहीं दीजिएगा, लाइनिंग में बड़ा मेंस में लिखने में काम चलेगा। जिस समय ये चंपारण में एंट्री किए थे, उस समय इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जानते हैं ना? उदास तो नहीं है ना? पक्का ना? हाँ, खुश रहिए। मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन जब आंदोलन सक्सेसफुल हो गया तब इनके मोहनदास करमचंद्र को हटा दिया गया और यहां पे गुरुदेव के द्वारा महात्मा की उपाधि दे दी गई। क्लियर हो गया? और यहां से वो महात्मा बन गए। कोई इशू? ये पूरी की पूरी कहानी थी हमारी चंपारण सत्याग्रह की। एक क्वेश्चन है जो हर बार आप देखते होंगे, ये निर्णायक बिंदु था। कई बार आप क्वेश्चन देखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही है। अब ये चीज मैंने नहीं बोला आपको, अभी का एक दिमाग बीच में आ गया याद, तो आपको सुना ही देता हूं। निर्णायक बिंदु है। निर्णायक बिंदु 2 लोगों के लिए, एक तो गांधी जी के लिए जो कि मैंने आपको सुनाई दिया, और दूसरा किसान के लिए। अब तक के भारतीय इतिहास में पहली बार है कि किसी कांग्रेसी नेता ने किसानों के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है। इससे पहले आज तक किसान के मुद्दा को किसी ने देखा नहीं। एक वो 1917 था और एक आज 2022 है। हर मैनिफेस्टो में देख लीजिए, मुखिया तक के चुनाव में देख लीजिए, किसान का मुद्दा रहता है। आप ट्राई करके देख लीजिए अपने गांव में। अगर ये लाइनिंग जोड़िएगा तो कमाल हो जाएगा। अब किसान का मुद्दा पहली बार उठना तो समझ लीजिए कि चारों ओर क्या होगा, एक चमत्कार होगा सुजीत सर, क्योंकि लोगों के दिमाग में यह चीज छा जाएगा कि किसान का मुद्दा उठाते ही बाबा रातों रात जो है राष्ट्रीय नेता में उभर गए। अब तक क्या है, बेंच के पीछे बैठने वाला इंसान। उस समय उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी बाबा की, पॉपुलैरिटी तो थी, नो डाउट, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं है, लेकिन जो पॉपुलैरिटी 1917 के बाद बिहार के चंपारण ने उनको दिया, उतनी पॉपुलैरिटी फिर कभी भविष्य में नहीं हुआ। क्योंकि चंपारण ने ही उन्हें सफलता से क्या किया, रूबरू किया। और किसानों का मुद्दा पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर यहीं से शुरू हुआ। तो ये एक जो था गांधी जी के लिए और किसानों के लिए एक क्या था, निर्णायक भूमिका थी। आगे आने वाली जितनी भी क्रांति थी, उन क्रांतियों के लिए भी एक निर्णायक भूमिका थी। इससे पहले 1917 से पहले जितने भी क्रांति आपके दिमाग के अंदर आप सोच रहे होंगे, प्रीलिम्स तो पढ़ के आई है, तो जितना भी सोच रहे हैं, सब में मार हुआ है, सब में धार हुआ है, सब में हत्याएं हुई है, सब में सब कुछ हुआ है। एक लौता ऐसा आंदोलन है जिसमें हल्का सा टच भी नहीं हुआ है।
उसके बाद भी जीत हासिल हुई है। तो फिर क्यों ना कहूं निर्णायक बिंदु स्वतंत्रता संघर्ष का, स्वतंत्रता संग्राम का, आप बताइए। और यहां के बाद गांधी जी ने अपने सत्य और अहिंसा को 1942 तक जारी रखा। अलग बात है कि यहां के बाद आगे आने के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेरा आंदोलन, इन तीनों में तो सक्सेस मिली, लेकिन तीनों क्षेत्रीय था। लेकिन जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद चौड़ा चौड़ी के साथ समाप्त हो गया। हल्का हल्का बताते चल जाए ताकि आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए। आगे चलने के बाद 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, वो भी समाप्त हो गया। आगे चलने के बाद फिर से 1940 में शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह, जहां से प्रीलिम्स से पूछा गया था तीसरा सत्याग्रही आपसे क्वेश्चन, वो भी क्या हो गया, असफल हो गया। उसके बाद 1942 फिर से आंदोलन शुरू हुआ वर्धा अधिवेशन के बाद, और यहां भी असफल हो गया। अगर आजाद दास्ता जेपी नहीं होते तो फिर ये भी सत्य हो। ये सच बात है कि 1942 का आंदोलन जब शुरू हुआ था वो सत्य और अहिंसा के साथ शुरू हुआ था, लेकिन मध्य आते आते जो है ये अहिंसा, हिंसा का रूप धारण कर लिया। अगर हिंसा का रूप धारण नहीं करता तो ये रियल बात था, ये नहीं सक्सेसफुल होता। क्योंकि जैसे ये बोलना कहीं ना कहीं मूर्खता है हमारे लिए, ये सच बात है, लेकिन जब पीछे का इतिहास खंगालते तो वही चीज दिखता है। असहयोग फ्लॉप, सबने अवज्ञा आंदोलन फ्लॉप, व्यक्तिगत सत्याग्रह फ्लॉप, सब तो फ्लॉप ही जा रहा है। हिट तो बस क्षेत्रीय हुआ, उसके बाद तो एक भी हिट हो जाए तब ने बोलूं कि नहीं ये मेरी गलत बात है। एक जगह भी नहीं, तो फिर क्या गारंटी थी 1942 भी आपका फ्लॉप कर जाता? और अगर 1942 फ्लॉप कर जाता, उसके बाद फिर क्या है, देश 150 साल तक गुलाम रह जाता। खैर वो तो 1942 में आएंगे तब समझाएंगे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? आइए आगे चलते हैं, समझिए। इसके परिचय को देखेंगे चंपारण के, उसके बाद कारण देखेंगे, परिणाम देखेंगे, बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका प्रभाव देखेंगे। परिचय। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग बिहार के चंपारण में किया। पहला लाइनिंग जो इंट्रोडक्शन लिखिएगा, ये लाइनिंग में आपका काम देगा। इंट्रोडक्शन कमाल का होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। जिसका ये सुंदर है ना, उसको कोई भी पसंद कर लेगा। हमको खड़ा करके देख लो, कोई नहीं पसंद करे। अंधा आदमी एक बार टच करके छोड़ दे, जिसके पास आंख है तो उसको गलती काला कल उठा। बात समझ में आ रहा है? और गलती से अगर यहां दाग हो जाए तो मत पूछो। किसी को देखिए नहीं, हमको देखिए, है हमको पैसा दिए हैं पढ़ने के लिए, इधर उधर के सब बेरोजगार बैठा हुआ है। आइए चलें आगे। इसलिए भूमिका जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। भूमिका जितनी खतरनाक लिखिए उतना ज्यादा नंबर आने की संभावना बन जाती है। आप खुश कर देते हैं चेक करने वाले को। हो गया टाइम, 1 मिनट। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी तथा गांधी और मैंने गलत कर दिया हूं, गांधी जी होगा, गलती से प्रिंट हुआ। गांधी जी और किसान वर्ग दोनों के लिए यह मील का पत्थर साबित हुआ। जो लास्ट लाइन आपको समझा रहे थे, जहां गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे, वैसे ही भारतीय इतिहास में पहली बार जो है वो क्या है, मजदूर के लिए, किसान के लिए आंदोलन छेड़ा गया। ये चीज आपको बताए थे, एक निर्णायक बिंदु था, मील का पत्थर था। चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी जिन तरीकों को अपना, वो कालांतर में हुए राष्ट्रवादी आंदोलन का एक प्रमुख आधार बने, सत्य और अहिंसा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट है, गांधी जी का सत्य और अहिंसा का विचार राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख हथियार बन गया। और जो मैंने आपको लास्ट लाइन में बोलते हुए समझाया था कि हर जगह इन्होंने सत्य और अहिंसा का पालन किया, और यही वजह हुआ कि अहमदाबाद और खेरा के बाद एक भी सक्सेस नहीं हुआ। हालांकि आप लिखिएगा नहीं, ये लाइनिंग आप कभी मत लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपका ये अस्तित्व नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि नहीं, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन ये लाइन मत लिखिएगा। असफल हुआ, असफल तो गलती इनके बारे में मत लिखिएगा। हाँ, वो उतना सक्सेस नहीं हुआ जितना गांधी जी उम्मीद कर रहे थे। क्लियर है ना? ऐसा आपको करना होगा हर चीज में। असहयोग आंदोलन में भी क्या आपको लगता है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन जो है वो असफल है? आप अपने कथनों से समझाएं, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन इसमें नंबर सबको मिलना बस के बाहर की बात है। 2 से 3% लोगों को नंबर मिलेगा, बाकी सबको बाहर निकाल देगा। कभी भी इनकी बात जो चले गए, इतिहास में दर्ज है, उनकी होशो हवास में आंसर लिखिएगा। चटुकारता भी मत कीजिएगा।
रिलेटिव बोलिएगा, लेकिन पॉजिटिव तो आपको सिखाई दिए ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को मिला के बुद्ध का मध्य मार्ग। आइए नेक्स्ट हो गया टाइम, क्या टाइम हो गया? आइए कल मिलते हैं कारण से, ठीक है? कल थोड़ा 10 मिनट पहले आइएगा, आ जाएंगे तैयार होके, ठीक है ना? कल से करेंगे। आज तो थोड़ा सा समय, सिलेबस भी बताना जरूरी था, जब कुछ समझ 10 मिनट। हाँ आ जाइएगा, चलेगा, ठीक है ना? और फिर धीरे धीरे आगे